हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मेनली हमने डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन को डिवाइड करके इस चैप्टर को पढ़ा था। तो लाइट रिएक्शन वाला पूरा टॉपिक एंड हो चुका है। फिर हमने स्टार्ट किया था डार्क रिएक्शंस। एंड डार्क रिएक्शंस में मैंने आपको समझाया था कि दो टाइप की साइकिल्स होती हैं। एक होती है C3 साइकिल जिसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं C3 साइकिल, एंड दैट वाज PGA। दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें पहला स्टेबल कंपाउंड आफ्टर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 कार्बन का बनता है, इसीलिए इन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं C4 प्लांट्स। तो C3 साइकिल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने C3 नहीं पढ़ा तो वो अभी जल्दी से भाग के जाइए और प्रीवियस वीडियो देख के आइए। और जो C3 पढ़ चुके हैं, अब आज बारी है पढ़ने की C4 पाथवे एंड अ प्रोसेस विच इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। तो let's begin and see what is C4 pathway and how it is different from C3. C4 pathway, पहली बात क्या बोलते हैं इसको, हैच एंड स्लैग पाथवे। C3 पाथवे को क्या बोलते थे, कैल्विन साइकिल या C3 कैल्विन मेल्विन केल्विन। तो आपको इतना तो समझ आता होगा कि जो साइंटिस्ट कुछ भी डिस्कवर कर देता है उसके नाम पे उस चीज़ को बोलने लगते हैं। मेल्विन केल्विन ने C3 साइकिल ढूंढी थी, तो C3 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल। हैच एंड स्लैक ने C4 पाथवे ढूंढा था, तो दैट इज वाई C4 पाथवे इज ऑल्सो नोन एज हैच एंड स्लैक पाथवे। तो क्लियर विद द नेम, आपको नाम तो समझ आ गया होगा कि C4 पाथवे को हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। नाउ इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। अब C3 और C4 प्लांट्स में मेनली क्या डिफरेंस होता है, तो नंबर 1 डिफरेंस, C4 इज मेनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज। बहुत ही सूखा पड़ता है भाई वहाँ पे, आपने देखा डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स में नहीं है इतना पानी, वहाँ पर कोई भी ऐसा क्रॉप जिसको ज़्यादा, जिसकी वाटर डिमांड जो है वो हाई है, फॉर एग्जाम्पल वीट, आप उसको नहीं ग्रो कर सकते ऑन डेजर्ट बिकॉज वाटर का जो क्वांटिटी है, वाटर का जो अमाउंट है वहाँ पे बहुत कम है। अब क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब क्या ऐसी जगहों पर प्लांट्स होते नहीं हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्या वो सर्वाइव नहीं करते? अब बोलोगे मैम बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सर्वाइव करते हैं। तो कम पानी में जो फोटोसिंथेसिस कर पाए, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म उनमें भी पॉसिबल हो पाए, that is why they have adapted with C4 pathway, because C4 pathway kin plants में favorable है, the plants growing in dry tropical region. The first point, they grow in dry tropical region. Secondly, they also use C3 pathway as main biosynthetic pathway. यहाँ पे C3 लिखा होना चाहिए था, C3। तो एक कहानी जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाई थी C3 पाथवे की, वो क्या समझाई थी, जो C3 है, C3 साइकिल है, वो है बड़ा बच्चा घर का, और जो C4 साइकिल है वो है, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तुम बड़े हो कि छोटे हो मुझे नहीं पता, ये यंगर है और ये ओल्डर है, या अडल्ट लिख दूँ उसको, एल्डर वन है, ये एल्डर वन है और ये यंगर वन है। C3 कौन है, C3 इज द बड़ा बेटा ऑफ घर एंड C4 इज द छोटा बेटा। अब क्या होता है भाई, बड़े बेटे छोटे बेटे की कहानी, कहीं भी अगर बड़े भाई को जाना है तो वो अकेले जा सकता है बिकॉज वो बड़ा है, उसको कोई नहीं रोकेगा, ना मम्मी ना पापा ना दादी जी ना दादाजी कि तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वो तो बड़ा है ना। उससे बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मम्मी बोलेंगे ठीक है चले जाओ, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। तो C4 अकेले चला जा सकता है, अकेले जा सकता है। लेकिन C4 यंगर सिबलिंग के साथ क्या केस है, भाई आप छोटे हो, आपका क्या बोलना चाहिए, आपका क्राइम ही यही है कि आप छोटे हो। क्राइम मतलब आप कहीं भी अकेले नहीं जा सकते बिकॉज आप छोटे हो, आप कहीं भी जाओगे आपको बड़े भैया को साथ लेके जाना पड़ेगा। तो C4 कैनॉट रन होली, या फिर अकेले नहीं हो सकता किसी भी प्लांट में। C4 जब भी होगा वो हमेशा C3 के साथ होगा। तो अगर हम C4 प्लांट्स की भी बात करते हैं तो उसमें भी C3 पाथवे इज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे।
लेकिन अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करते हैं तो C3 कैन एग्जिस्ट अलोन, वो अकेले भी किसी प्लांट में हो सकता है, लेकिन C4 अकेले नहीं होता, C4 होगा तो साथ में C3 भी होगा ही होगा। ये बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है बट येट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। Okay, now the large cell around the vascular bundle of the C4 plant are called the bundle sheath cells. Such anatomy is known as Kranz anatomy. So what is very specific about the C4 plant, that is Kranz anatomy. ये जो anatomy होती है ना Kranz anatomy, मतलब बड़ी खासियत है C4 plant की। अब Kranz मतलब क्या होता है? Kranz मतलब होता है wreath. एंड वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीथ? रीथ इज दैट, आपने देखा होगा कभी कोई हमारा सोल्जर होता है, वो क्या हो जाता है, अगर शहीद हो जाता है उसकी वॉर में या ड्यूरिंग वॉर या एनी सर्विस, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और क्या करते हैं, एक ऐसे राउंड शेप का फ्लावर का एक बुके टाइप का होता है, उसको जाके उनके समाधि पे या फिर उनके जो भी रहता है लास्ट राइट्स में उनके ऊपर उसको अर्पित करते हैं। तो ये जो सर्कल में फ्लावर अरेंजमेंट होता है, इट इज नोन एज रीथ। तो Kranz anatomy इज बेसिकली दिस रीथ अरेंजमेंट, ऐसा सर्कुलर अरेंजमेंट जो होता है विथ मल्टीपल लेयर्स, दैट इज रेफर्ड टू एज Kranz anatomy। अब यहाँ पे Kranz anatomy के नाम पे क्या है तो देख लेते हैं क्या है। इन C4 प्लांट्स क्या होता है, वैस्कुलर बंडल, सपोज जाइलम। अब ये जाइलम फ्लोएम तो आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में। कब पढ़ा था 11th क्लास में? अभी पढ़ा था रे, भूल मत जाना। आपको मैंने पढ़ाया था इन द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ हायर प्लांट्स, तो आपने पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम के ऐसे करके बंडल्स होते हैं इन प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम, दीज आर नोन एज वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। इस तरीके से प्लांट्स में अरेंज होते हैं। बट इन C4 प्लांट्स एक एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट होती है, और वो क्या होती है, दैट आर बंडल शीथ सेल्स। तो इन जाइलम फ्लोएम को कवर करती हुई एक एक्स्ट्रा सेल्स की लेयर जो एकदम ही टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, जो कुछ भी चीज को अंदर नहीं जाने देगी, दीज वाइट सेल्स आर रेफर्ड टू एज बंडल शीथ सेल्स। क्या बोलते हैं हम इन वाइट कलर की सेल्स को? दीज आर नोन एज बंडल शीथ सेल्स। समझ में आई कहानी? ठीक है, तो देखो, द लार्ज सेल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट्स आर कॉल्ड द, कि व्हाइट वाली सेल्स क्या है, दीज आर बंडल शीथ सेल्स, एंड दिस अरेंजमेंट प्रेजेंट इन C4 प्लांट्स इज नोन एज Kranz anatomy। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं Kranz anatomy। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें देख लेते हैं अबाउट C4 प्लांट्स। द बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल के अराउंड ये जो हमारी बंडल शीथ सेल्स होती हैं, दे कुड बी प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको रीथ समझाया ना, रीथ, दिस राउंड फ्लोरल बुकेट, तो उसमें राउंड फ्लोरल बुके में बहुत सारी लेयर्स होते हैं ना, वन लेयर ऑफ लीव्स, वन लेयर ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, देन वन लेयर ऑफ लीव्स। तो इसी टाइप से बंडल शीथ सेल्स भी मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट हो सकती हैं अराउंड वैस्कुलर बंडल। ओके, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, thick walls impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces। पेपर में क्वेश्चन आएगा, what are the characteristic property of bundle sheath cells? 1 मार्क में पूछेंगे या 2 मार्क में पूछेंगे मैक्स टू मैक्स। तो आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर 1। सबसे पहली चीज जो होती है बंडल शीथ सेल्स में, वो क्या है? बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड नंबर पे थिक वॉल्स इम्पर्वियस टू गैसियस एक्सचेंज, सेकेंड नंबर पे हो गया। उनकी जो वॉल्स होती हैं बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, जिसके कारण कोई भी गैस ना अंदर आएगी ना अंदर से बाहर जाएगी। तो देयर वॉल्स आर इम्पर्वियस टू गैसियस एक्सचेंज, देयर इज नो गैसियस एक्सचेंज अलाउड थ्रू दीज बंडल शीथ सेल्स। And lastly, they have no intercellular spaces. And lastly, they have no intercellular spaces. So what are the 3 features of bundle sheath cells? Number 1, they have large number of chloroplasts. Number 2, they are impervious, therefore didn't allow any gaseous exchange. And lastly, they have no intercellular spaces. They have no intercellular spaces. तो आपको अभी तक सारी कहानी ऑफ C4 प्लांट्स क्लियर हुई कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट। मैंने जब भी आपको C3 साइकिल पढ़ाई, मैंने कभी भी नहीं बोला कि उसमें Kranz एनाटॉमी होगी,
उसमें रीथ अरेंजमेंट होगा, उसमें बंडल शीट सेल्स होंगी। हमने ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं करा। मतलब अगर यहाँ पे, तो इससे क्या समझ आ रहा है, अगर यहाँ पे हमने बंडल शीट सेल्स का इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो काम आने वाली है। इतना तो थोड़ा दिमाग चलता होगा ना, सोच पाते होगे ना, इतना तो दूरदर्शिता, इतना तो प्रिडिक्शन कर पाते होगे ना कि अगर मैम यहाँ पे बंडल शीट सेल्स कैसे गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रही हैं तो कहीं ना कहीं C4 साइकिल में बंडल शीट सेल्स कुछ तो इम्पॉर्टेंट काम करने वाली हैं। और देखते हैं क्या करने वाली हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी द स्टेप्स ऑफ हैचन स्लैग पाथवे। जैसे हमने C3 या केल्विन साइकिल की स्टेप्स को पढ़ा था, देयर आर 3 स्टेप्स। नंबर 1 क्या था भैया? सबसे पहले था कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ था, फिर रिडक्शन हुआ था और फिर रीजनरेशन हुआ था। तो जैसे वहां पर 3 स्टेप्स थी, यहाँ पर कितनी स्टेप्स हैं, कैसे होंगी, किस स्टेप में कितने ATP खर्च होंगे, ये सारी चीज हम डिटेल स्टडी करते हैं। तैयार सब लोग? करें शुरू? ओके। सो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हेयर इज एक्टिंग लाइक प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का काम जो है वो यहाँ पे कौन कर रहा है? वो कर रहा है यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है PEP, 3 कार्बन का ये कंपाउंड होता है। अब क्या होता है? सीन इन मेसोफिल सेल्स एंड दिस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। आपको पता है लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं मेसोफिल सेल्स और मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, वहां पे ये सब चल रहा होता है। ठीक है, सारा फोटोसिंथेसिस का कार्यक्रम। तो भैया ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द मेसोफिल सेल्स। The enzyme for this fixation is PEP carboxylase, phosphoenol pyruvate carboxylase, and hence the enzyme is known as pepcase. तो वहां पर अगर हम C3 साइकिल से मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं, सुनिए, अगर मैं आपको C3 साइकिल से कंपेयर करके दिखाऊं तो वहां क्या हो रहा था भाई? RUBP था, RUBP जो है वो कन्वर्ट करके क्या बन जा रहा था? 2PGA इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बन रहा था। और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा था इट वॉज रुबिस्को, ओके, ऐसे ही हो रहा था ना? याद आ गया? सबको याद आ गया? वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इट इज PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ पे भी एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट हो रही है और यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है ये? 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने का होता था? 3 कार्बन का। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस वाली C4 पाथवे में जो एंजाइम काम करता है हेयर इन दिस स्टेप इट इज नोन एज पेपकेस। तो क्या समझ में आया भैया आपको? फर्स्ट स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है इट इज डन बाय पेपकेस एंजाइम व्हिच इज कैटलाइज्ड बाय, द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय व्हिच एंजाइम? पेपकेस। एंड द प्राइमरी एक्सेप्टर एक्टिंग हियर इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP which is कितने कार्बन का कंपाउंड बताओ? इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है PEP। जैसे ही यहाँ पे एक और CO2 आई उसका फिक्सेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेपकेस और क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो क्लियर हुई फर्स्ट स्टेप? फिर से रीड करो एक बार टेक्स्ट क्या लिखा है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज PEP, ठीक है, आप बोलोगे मैम याद हो गया। सेकेंड क्या हुआ? इट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो PEP कितने कार्बन का होता है? खुद सोचो ना यार, एक CO2 को एक्सेप्ट करना है और अल्टीमेटली यहाँ जो बनेगा वो 4 कार्बन का बनना चाहिए क्योंकि इट इज C4 साइकिल। तो पकड़ने जो आया है उसको कितने कार्बन का होना पड़ेगा? बट ऑब्वियसली 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का PEP आया, वहां पे एंजाइम काम करा किसने? पेपकेस ने। द एंजाइम फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेस और यहाँ पे जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना इट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर ये सारी कहानी? किसी को इसमें कोई भी डाउट? ओके, तो चलो इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम। अब जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स, उनमें ये रुबिस्को नाम का एंजाइम नहीं होता। दे डू नॉट हैव रुबिस्को। तो रुबिस्को C4 साइकिल में काम आता है ना?
नो, गलत। C4 साइकिल में पेप्केज काम आता है, रुबिस्को काम आता है इन द C3 पाथवे। इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज वेरी क्रूशियल एंजाइम फॉर C3 पाथवे। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं होता। तो अब क्या होगा भाई, the C1 acid, the C4 acid OAA is formed in the mesophyll cell. यहाँ पे C4 होगा। The C4 acid, oxaloacetic acid, OAA is oxaloacetic acid, is formed in the mesophyll cells. तो oxaloacetic acid कहाँ पे बना, mesophyll cells में बना। और लेकिन mesophyll cells के बाद क्या नहीं है, उसके पास रुबिस्को एंजाइम नहीं है। तो आपको जो चीज़ यहाँ से क्लिक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि मेसोफिल सेल्स के अंदर C3 पाथवे नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ C4 होगा, बिकॉज उसके पास में रुबिस्को नहीं है, पेप्केज है। नाउ it then forms other 4 carbon acids like malic acid, aspartic acid. They are transported to bundle sheath cells. कुछ नहीं समझ में आएगा, आ जाइए आप डायग्राम पे। ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, सबके बुक में बना हुआ है। चलो क्या लिखा है शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, नहीं यहाँ से भी नहीं, पहले सबसे पहले तो ये समझो, ये जो ग्रीन कलर की सेल जो ऊपर है इट इज मेसोफिल सेल, इट इज मेसोफिल सेल्स, और जो नीचे आपके सामने ये सेल बनी हुई है दिस इज बंडल शीथ सेल्स। तो C4 cycle occur in 2 type of cell, number 1 mesophyll and number 2 bundle sheath cell. ये दोनों सेल में जब साइमल्टेनियसली अपना अपना प्रोसेस होगा तब जाके C4 साइकिल अच्छे से सक्सेसफुली गवर्न हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मेसोफिल सेल्स में क्या होता है। साइकिल शुरू होती है मेसोफिल सेल से। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ पे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। अब ये जो बाइकार्बोनेट आया उसके साथ में किसने रिएक्शन करा, 3 कार्बन वाला एक्सेप्टर, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन हुआ किसका, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम ने काम किया होगा, द एंजाइम एक्टेड हियर इज द पेप्केज एंजाइम, इज द पेप्केज एंजाइम। तो यहाँ पे जिस एंजाइम ने काम करा एट द स्टेप ऑफ फिक्सेशन इट इज पेप्केज, इट इज पेप्केज एंजाइम। पेप्केज वैसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, PEP कैपिटल एंड केस, पेप्केज एंजाइम ने यहाँ पे काम किया। और फिक्सेशन की प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस हुई, फिक्सेशन। और यहाँ पर एक C4 एसिड जनरेट हुआ, C4 एसिड। तो कौन सा है वो C4 एसिड, विच इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इतना आप जानते हैं। तो अभी तक की जो स्टेप हुई उसमें फिक्सेशन बोलेंगे उसे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ने उसके साथ में रिएक्शन किया और एक 4 कार्बन का एक एसिड बना लिया जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। एंजाइम जिसने काम किया वो कौन सा हो गया, पेप्केज। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फिक्सेशन। कहाँ पर हुई ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस अकर्ड इन मेसोफिल सेल्स। कहाँ पे हुई ये प्रोसेस, मेसोफिल सेल्स। अब आगे की कहानी सुनते हैं। ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अब इसका क्या करें, बन गया ठीक है, अब इसको क्या करें, अचार डाल लें इसका, नो अचार नहीं डालेंगे। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मेसोफिल सेल से मूव करके चला जाएगा बंडल शीथ सेल में। C4 एसिड कहाँ चला गया, ट्रांसपोर्ट। आप C4 एसिड के नीचे देखोगे तो आपको लिखा दिखेगा ट्रांसपोर्ट, ये लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेड टू। तो दिस C4 एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू कहाँ से, मेसोफिल सेल से टू द प्लाज्मोडेस्माटा। अब फिर से क्वेश्चन, मैम एक सेल से दूसरे सेल में कैसे चला गया, उड़ के गया, आप बताओ कैसे गया, सेल्स तो पढ़ लिया है, बताओ बताओ बताओ। सेल टू सेल के बीच में खिड़कियां होती हैं, गैप होते हैं जिससे चीजें इधर उधर होती हैं। दोज गैप इन प्लांट सेल्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। दोज खिड़कियां, दोज गैप्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर C4 एसिड जो था वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके फ्रॉम मेसोफिल सेल्स इट कम्स इनटू बंडल शीथ सेल्स, वो बंडल शीथ सेल्स में आ गया। अब क्या होगा भाई, ठीक है आ गया। नाउ हेयर डीकार्बोक्सिलेशन विल अकर, व्हाट विल अकर, डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का हटना। तो यहाँ से पकड़ के लाए फिक्सेशन, देन सेकेंड स्टेप हो गई ट्रांसपोर्ट, थर्ड स्टेप इज डीकार्बोक्सिलेशन।
डी कार्बोक्सिलेशन जैसे ही होगा C4 एसिड का, मतलब सीधी सी बात, एक CO2 यहाँ से हट जाएगी, एक CO2 यहाँ से हट गई, निकल गई, और अब जो बचेगा वो क्या होगा, इट विल बी अ C3 एसिड। 4 कार्बन का एसिड था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसमें से एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने हटा दी, तो अब कितने कार्बन का कंपाउंड बचा, 3 कार्बन वाला। तो जो ये 3 कार्बन वाला एसिड बचा, C3 एसिड, C3 एसिड, this C3 acid is again transported back into the mesophyll cell, और ये जो C3 एसिड है वापस से बंडल शीथ सेल से मेसोफिल सेल्स में गया, ये रीजनरेट होगा और 3 कार्बन वाला क्या बना लेगा, आप बताओ, वो बना लेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP, सॉरी, क्या बना लेगा, PEP। तो ये जो 3 कार्बन वाला एसिड है, द प्रोसेस विल बी रीजनरेशन, द प्रोसेस विल बी रीजनरेशन, और PEP बन जाएगा। नाउ द साइकिल विल रिपीट 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 इन द सेम मैनर। सुखी हो गया जीवन, खत्म C4 साइकिल। किसी को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं? भैया तुम्हें तकलीफ कैसे नहीं हो रही? अब बोलो मैम क्यों, क्या हो गया? बेटा नजरें नहीं गई तुम्हारी, जो CO2 यहाँ से रिलीज हुई थी इन द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, उसका क्या होगा, ये CO2 बाहर नहीं निकल के जा पाएगी। क्यों, क्यों नहीं निकल के जा पाएगी CO2 बाहर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बिकॉज ये CO2 इज प्रोड्यूस इन द बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स की वॉल्स कैसी होती हैं, दे आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, वो किसी भी टाइप का गैसियस एक्सचेंज अलाउ नहीं करती। अब CO2 इस सेल से बाहर निकलने के कोई रास्ते में नहीं है, मतलब कुछ भी रास्ता नहीं है कि CO2 यहाँ से निकल के जाए। तो अब क्या भाई, तो अब ये है उसका नतीजा कि जो ये CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे निकला, दिस CO2 मॉलिक्यूल विल एंटर इनटू C3 साइकिल। जो उसके पास निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो किस में एंटर कर जाएगा, वो परफॉर्म करेगा बंडल शीथ सेल्स के अंदर, क्या परफॉर्म करेगा, C3 साइकिल। और जब C3 साइकिल होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, बताओ आप मुझे। जब C3 साइकिल होती है तो 6 राउंड्स ऑफ C3 या केल्विन साइकिल प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज। तो यहाँ पर C3 साइकिल प्रोड्यूस होगी, C3 साइकिल चलेगी, कहाँ पे चलेगी, इन द बंडल शीथ सेल, और क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, दैट विल अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, दैट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू स्टार्च। कहानी क्लियर हुई थोड़ी सी? चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, चलो हम पढ़ के आ रहे हैं, शू शू शू, जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो अब समझेगा। सो जो रहा था जग जाओ, जल्दी जग जाओ, जग गए, चलो ठीक है, सुनो आप। हो क्या रहा था, हम पढ़ रहे हैं C4 साइकिल। C4 साइकिल भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन में हमने देखा 2 टाइप की साइकिल हो सकती है, C3 C4। C3 बड़ा भाई, C4 छोटा भाई। C3 अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, अकेले कहीं भी जा सकता है, लेकिन C4 छोटा भाई होने के कारण वो कहीं अकेले नहीं जाएगा, वो जहां जाएगा C3 को साथ लेके जाएगा, बड़े भैया को साथ लेके जाएगा। अब C3 साइकिल हमने पढ़ ली थी, हमें समझ में आ गई थी। हमें ये भी समझ में आया था, क्या समझ में आया था, कि जब 6 चक्कर होते हैं C3 साइकिल के तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, यही हमें समझ में आया था। अब हम पढ़ते हैं C4 साइकिल, तो हमें समझ में आया C4 साइकिल में सबसे पहले तो एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है C4 प्लांट्स की। क्या बोलते हैं इस एनाटॉमी को, क्रांस एनाटॉमी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बंडल शीथ सेल्स के आसपास में क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स के आसपास में बहुत सारी बंडल शीथ सेल्स, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी नो इंटरसेल्यूलर स्पेस वाली, जिसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऐसी वाली सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स की एक खासियत है कि वो गैसेस को अपने से निकलने नहीं देती, दे डिडंट अलाउ एनी एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, अब सबसे पहले मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या है, PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। 3 कार्बन वाले ने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा और उसको बना दिया 4 कार्बन का एसिड, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। स्टेप का नाम हो गया फिक्सेशन, एंजाइम जिसने काम किया वो हो गया पेप्केज। अब बन चुका है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का एसिड। कहाँ बना है, मेसोफिल सेल के अंदर बन गया है। अब ये 4 कार्बन का एसिड ट्रांसपोर्ट होके आता है बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में जैसे ही ये 4 कार्बन का एसिड आता है, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड हटा ली जाती है, छीन ली जाती है वापस। उसने चोरी की थी ना, उसको वापस से छीन लिया, वापस से चोर से चोरी कर ली। अब ये CO2 तो चलो हट गई अलग, अब जो बचता है वो बचता है 3 कार्बन का एसिड, दैट इज C3 एसिड।
Now this C3 acid will again transported back into mesophyll cells and it will get regenerate. वो वापस से 3 कार्बन वाला जो एसिड है वो रीजनरेट हो जाएगा और वो बना लेता है phosphoenol pyruvate. Again the cycle will continue like this. But the carbon dioxide release here in the process of decarboxylation. Decarboxylation मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का हटना. जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी इनटू द C3 पाथवे. किसमें एंटर कर जाएगी? इनटू C3 पाथवे. कैल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगी और बस यहाँ पे कैल्विन साइकिल परफॉर्म होगी एंड ग्लूकोज और स्टार्च विल बी सिंथेसाइज्ड. तो समझ में आ गया कैसे हम लोग किस लिए C3, C4 या फिर पूरे डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं. बिकॉज the actual glucose or the starch which are the energy compounds, they are synthesized in the dark phase. तैयारी कहाँ से शुरू हुई थी? लाइट फेज से, लेकिन अल्टीमेटली वो फॉर्म कहाँ पे आके हुए? इन द डार्क फेज. समझ में आई सारी कहानी? अब देखो, अब ये रीड करो जरा. The mesophyll cells lack Rubisco enzyme. तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि mesophyll cells, ये जो ऊपर वाली सेल है, बड़ी वाली mesophyll सेल, ग्रीन कलर की सेल, इसमें कभी भी C3 साइकिल नहीं होगी बिकॉज उसमें Rubisco ही नहीं है. बंडल शीट सेल्स के पास इनफ रुबिस्को है तो भैया C3 साइकिल यहाँ हो जाएगी. नाउ C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक फॉर्म इन मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल्स में OAA फॉर्म होता है. नाउ it then forms other 4 carbon acids like malic acid, aspartic acid. They are transported to bundle sheath cells. तो ऑक्सैलो एसिड खुद बनता है, फिर वो डिफरेंट 4 कार्बन वाले एसिड्स फॉर्म करता है जैसे कि मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड देन फर्दर द प्रोसेस कंटिन्यूड इन द सेम मैनर. क्लियर एवरीवन? ओके. So, in the bundle sheath cell, C4 acids are broken down to release CO2 and a carbon molecule. The C3 molecule is transported back to the mesophyll. तो चलो वहाँ तो bundle sheath cells में क्या हो रहा है? C4 एसिड टूट गया और C4 एसिड ने टूट के क्या बनाया भैया? एक कार्बन का मॉलिक्यूल अलग कर दिया, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आगे C3 एसिड आगे चला गया. C3 एसिड आगे चला गया और एक कार्बन का मॉलिक्यूल बचा. अब क्या होगा? The C3 molecule is transported back into the mesophyll cell. ये वापस जा रहा था, C3 एसिड बन के यहाँ पे वापस चला जा रहा था. ओके, चला जा रहा था. और फिर क्या होगा? द रिलीज CO2 एंटर्स द C3 पाथवे. और जो CO2 वहाँ पे रिलीज होती है वो किस में एंटर कर जाती है? दैट एंटर्स इन द C3 पाथवे, जैसा कि अभी यहाँ पे देखा था. बंडल शीट सेल्स आर रिच इन रुबिस्को बट लैक पेप्केज. अब बंडल शीट सेल में क्या नहीं होता? बंडल शीट सेल में बहुत सारा रुबिस्को होता है लेकिन उसमें पेप्केज नहीं होता. तो इन सारी कहानी से आपको ये समझ में आता है भैया, क्या समझ में आता है? मेसोफिल सेल्स के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या है? इसके पास में सिर्फ और सिर्फ पेप्केज है, तो यहाँ पे C4 पाथवे होता है. बंडल शीट सेल्स के पास में क्या है? इनके पास में रुबिस्को है, तो यहाँ पे कौन सा पाथवे होता है? C3. यहाँ पे कौन सा होता है? C4. इसके पास में रुबिस्को नहीं है, इसके पास में पेप्केज नहीं है, तो उल्टी सीधी प्रोसेस होने की बात, उल्टी सीधी प्रोसेस होने का सवाल खड़ा होता ही नहीं है. द C3 पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट्स. तो C3 बड़ा भाई है, चाहे C3 बाहर जाए तो C3 को जाना ही है, फिर चाहे C4 बाहर जाए तो उसको भी साथ में C3 को लेके जाना है. क्लियर एवरीवन? ओके, कहानी क्लियर यहाँ तक की? चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे. नाउ अब C4 प्लांट्स आर स्पेशल बिकॉज, अब स्पेशलिटी तो ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये साइकिल क्लियर हुई कि नहीं, कौन सी सेल में कौन सा प्रोसेस होगा. लाइक अगर मैं बात करूँ मेसोफिल सेल्स हैं तो उसमें क्या होगा? C4 साइकिल होगी बिकॉज उसमें पेप्केज एंजाइम होता है, रुबिस्को नहीं होता. अगर बंडल शीट सेल्स की बात करें तो उसमें रुबिस्को एंजाइम होता है, इसलिए C3 साइकिल होगी और C4 साइकिल नहीं होगी बिकॉज पेप्केज एंजाइम नहीं होता. तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर एक बार समझ में आ गया तो भैया फिर कभी भी नहीं भूलने वाली बातें हैं. अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, मैं आपके लिए बढ़िया सी एनिमेटेड वीडियो लेके आती हूँ जिससे आपको मैं यहाँ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नीचे ले जाते हुए दिखाऊंगी, ऊपर नीचे क्या टूटा क्या बना, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एनिमेशंस. तो अगर अभी पहले ये देख लो, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार सिलेबस खत्म हो जाने दो. आई एम कमिंग विद वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एनिमेटेड वीडियोस फॉर यू. तो वो देख के फिर समझ लेना. मुद्दे की बात यह है कि समझ आना चाहिए, ऐसे आए चाहे ऐसे आए. ठीक है,
तो अब हम पढ़ लेते हैं C4 प्लांट्स आर स्पेशल बिकॉज सबसे पहले दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। उनमें एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज क्रैंस एनाटॉमी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है इन 1 मार्क, व्हाट इज क्रैंस एनाटॉमी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे क्रैंस एनाटॉमी को, आपको डिफाइन करना होगा व्हेन मेसोफिल सेल्स या फिर व्हेन vascular bundle बोले तो xylem and phloem is covered by huge large impervious cells which are known as bundle sheath cells, which are impervious to gaseous exchange and have plenty of chloroplast। तो ऐसी वाली सेल्स को हम लोग बोलते हैं बंडल शीट सेल्स, और ये जो वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड अरेंज होती हैं, तो इस एनाटॉमी को, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैंस एनाटॉमी। नाउ दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर। C4 प्लांट्स की क्या खासियत है, आपने पढ़ा था ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे पानी कम है ना, पानी कम है, क्यों कम है, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। तो C4 प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ओके, दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। अब भाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो दे ऑल्सो हैव कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू हाई लाइट इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी उनको हाई चाहिए टू रिस्पॉन्स, बिकॉज उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया है कि कम लाइट में अब उनका कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। दिस इज अ प्रोसेस, बड़ी ही खराब गंदी प्रोसेस जो नुकसान कराती है प्लांट्स में। तो फोटो रेस्पिरेशन वाली चीज C4 प्लांट्स में नहीं होती। तो आपका अगला सवाल, मैम C3 में होती है, तो यस C3 में होती है। अभी मैं जस्ट इसके बाद आपको समझाती हूँ कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझो कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। लास्टली, दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। प्रोडक्शन इज ऑल्सो मोर इन C4 प्लांट्स। विच प्लांट्स आर बेटर, C3 और C4? किसका साइड ले रहे हो बताओ? न्यूट्रल नहीं चलेगा, न्यूट्रल नहीं, एक साइड रहना पड़ता है। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप नोटा वाले नहीं हो सकते, किसी एक साइड रहिए, ठीक है। तो मैं हूँ C4 प्लांट्स के साइड में, बिकॉज C4 आर बेटर। उसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। इन सब कारणों से C4 प्लांट्स आर बेटर दैन C3 प्लांट्स। Clear? So these are some special points which you need to remember about C4 plants. Clear? Okay? तो अब एक प्रोसेस रह गई जिसका नाम था फोटो रेस्पिरेशन। क्या रह गया? फोटो रेस्पिरेशन। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन। करें शुरू? थक तो नहीं गए? थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं कौन से कहीं भागी जा रही हूँ, पॉज कर दो, फिर आके पढ़ लेना, 5-10 मिनट घूम के आ जाओ। और नहीं थके हो तो छोटा सा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, यूं चुटकियों में समझ आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। इन कैल्विन पाथवे RUBP कंबाइंड विद CO2। सुना लग रहा है ये तो। कैल्विन पाथवे भी आपको पता है। कैल्विन पाथवे बोले तो C3 साइकिल। क्या हो रहा था C3 साइकिल में? रिवीजन कर लेते हैं। C3 साइकिल में छोटा छोटा RUBP था, एक कितना एक्सेप्टर, एक 5 कार्बन वाला एक्सेप्टर। कितने कार्बन का था? 5 कार्बन। इस 5 कार्बन में एक CO2 यहाँ पे आके ऐड होता है, फिक्सेशन होता है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं PGA के। किसके मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAR फॉर्म। एंड एंजाइम यहाँ पे जो काम करता है वो कौन सा होता है? इट इज रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या फुल फॉर्म होता है रुबिस्को का? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। याद होना चाहिए, हंसो मत। क्या होता है भैया? चलो यहाँ लिख देते हैं। राइबोलोज बिसफॉस्फेट देन कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अरे राम रे, इतना बड़ा नाम मैम, मुझे रोना सा आ रहा है। ओए कोई रोएगा नहीं, चलो याद कर लो जल्दी से। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। किसका नाम है ये? रुबिस्को का। रुबिस्को शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हम घर पे प्यार से बोलते हैं रुबिस्को। घर पे उसकी मम्मी ने प्यार से, अरे ये नहीं मिटाना, जिसकी मम्मी ने घर पे प्यार से नाम क्या रखा है, उसकी मम्मी ने प्यार से नाम रखा है रुबिस्को। So this was the first step which is known as fixation. Fixation step थी ना, this was the fixation step of C3 cycle. यहाँ पे लिखी हुई है देखो, RUBP combined with CO2। तो RUBP कितने कार्बन का है? RUBP is of 5 कार्बन combined with CO2 in the presence of, और रुबिस्को, और बनता है 2 molecules of
PGA, और PGA कितने कार्बन का होता है? PGA इज ऑफ 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को कैन बाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हेंस द नेम। अब इसका ये जो इतना बड़ा नाम है ये क्यों है? वही तो अच्छी बात है। फोटो रेस्पिरेशन की पूरी जो वजह है वो ये एंजाइम रुबिस्को है। मतलब आप पूछोगे ना कि मैम फोटो रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है, मैं बोलूँगी इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे रुबिस्को था और रुबिस्को थोड़ा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया रुबिस्को? ऐसे बिगड़ा रुबिस्को कि रुबिस्को का इफ दिस इज रुबिस्को, if this is Rubisco, if this is a enzyme जिसका नाम क्या है? Rubisco, ये Rubisco एंजाइम है। तो रुबिस्को एंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एक्टिव साइट है। एंजाइम और उसकी एक्टिव साइट्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और इस एंजाइम के पास ऑक्सीजन के लिए भी एक्टिव साइट है, इसीलिए इसका नाम रखा गया कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट, लेकिन उसके पास एबिलिटी है टू अटैच विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो टू अटैच विद ऑक्सीजन, मतलब दोनों ये गैसेस के साथ में रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, अब नॉर्मली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमेशा रुबिस्को की कौन सी एक्टिविटी रहती है एक्टिव? ऑलवेज इट इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को ये कंबाइन नहीं करवाता। कौन सी प्रोसेस के टाइम पे? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बट अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया, किसका लेवल ज्यादा हो गया? अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो गया तो क्या होगा भाई? अब ऑक्सीजन फाइट करेगी, ऑक्सीजन विल फाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड कि नहीं, अब वो बहुत तुम्हारा कर लिया, अब तुम्हारा नहीं करेगा, अब रुबिस्को मेरे लिए काम करेगा। तो ऑक्सीजन विल फाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द एक्टिव साइड। उसके पास भी है तो रुबिस्को के पास दोनों के लिए जगह, तो लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए काम करने ही नहीं देगी रुबिस्को को। तो नाउ रुबिस्को विल नो लॉन्गर एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, रादर इट विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज। अब वो किसकी तरह काम करेगा? वो अब कार्बोक्सिलेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, अब वो ऑक्सीजनेशन वाली प्रॉपर्टी दिखाएगा। अब इस सब के कारण होगा क्या? तो चलो देखते हैं क्या होगा। इस सब के कारण पहले ये पढ़ो क्या लिखा है। रुबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन फॉर O2, और जो रुबिस्को है उसकी ईमानदारी भी CO2 के लिए ही ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव। ये कैसी है? कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग है। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिटरमाइन विच वन विल बाइंड टू द एंजाइम। सीधी बात वही है कि जो ज्यादा होगा वो जीतेगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो जीतेगा। कंपटीशन चल रहा है। तो नॉर्मली CO2 का अमाउंट ही ज्यादा रहता है। कैसे ज्यादा रहता है? याद करो वो C4 साइकिल याद करो जल्दी से। क्या बताया था अभी? डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, तो डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से हम लोग एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते थे और यहाँ पे 3 C3 एसिड बचता था, एक कोई सा भी। तो हमेशा CO2 को निकालते जा रहे हैं, तो इसलिए CO2 का अमाउंट कम ही नहीं होता, तो इसलिए CO2 हमेशा ज़्यादा रहती है और इसलिए ऑक्सीजन कुछ कर नहीं पाती। लेकिन कुछ प्लांट्स में CO2 का लेवल ज़्यादा नहीं रह पाता, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और फिर ऑक्सीजन जीत जाती है। तो देयरफॉर यहाँ से समझ में क्या आना चाहिए? इट इज़ द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज रादर O2 और CO2 विच डिटरमाइन विच विल बाइंड टू द एंजाइम, जो कि ये डिसाइड करेगा कि एंजाइम से जाके बाइंड कौन होगा। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो तो आगे चलते हैं। इन C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को। अब C3 प्लांट्स में क्या हो जाता है? C3 प्लांट्स में ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने वाला कोई चक्कर ही नहीं है, CO2 वापस से रीजनरेट हो ही नहीं रही है, तो क्या होगा भाई C3 प्लांट्स में? ऑक्सीजन जो है वो जाके रुबिस्को से बाइंड हो जाएगी। ऑक्सीजन जीत रही है किसमें? C3 प्लांट्स में, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली CO2 का प्रोडक्शन करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया C3 प्लांट्स में, और जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो ऑक्सीजन जाके बाइंड हो जाएगी रुबिस्को से। नाउ अब क्या होगा? हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। Here RuBP binds with O2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट और एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। इंपॉर्टेंट,
याद रखना है, अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या फॉर्म होता है, 1 molecule of phosphoglycerate PGA and 1 molecule of phosphoglycolate. This pathway is called photorespiration. कौन सी प्रोसेस अफेक्ट हुई है समझिए, किसमें होता है, सबसे पहली बात तो C3 प्लांट्स में होता है। किसमें होता है हमेशा फोटो रेस्पिरेशन, किसमें देखने को मिलता है, ऑलवेज इन C3 प्लांट्स, हमेशा C3 प्लांट्स में ही हमें देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे CO2 को वापस से रीजनरेट करने के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं है। हो क्या रहा है, नॉर्मली जो RUBP था वो कंबाइन करता था रुबिस्को के साथ, जो नॉर्मली क्या होता था CO2 से के साथ कंबाइन करके बनाता था 2 molecules ऑफ PGA, जो रिएक्शन स्टार्टिंग में पड़ी। लेकिन इन फोटो रेस्पिरेशन क्या हो जा रहा है, नाउ इट हैव टू बाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गई है यहाँ पे, नाउ इट हैव टू बाइंड विद ऑक्सीजन। तो क्या होगा, ये 5 कार्बन वाला RUBP कैसे ब्रेक होता है, इट ब्रेक इनटू 1 molecule ऑफ PGA 3 कार्बन and 1 molecule of phosphoglycolate, which is of 2 carbon, तो इन फोटो रेस्पिरेशन विच स्टेप ऑफ C3 साइकिल इज अफेक्टेड, कौन सी स्टेप अफेक्ट होती है C3 साइकिल की, इट इज फिक्सेशन। बिकॉज जो एंजाइम है RUBP, यहाँ पे कौन सा, जो यहाँ पे एंजाइम है Rubisco is getting activated, या Rubisco has now more affinity for oxygen, उसके पास दोनों के लिए सगा, भाई वो दोनों का सगा है Rubisco, ऑक्सीजन का भी कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड का साथ देता था। अब चक्कर वही है कि ऑक्सीजन इतनी ताकतवर, इतनी ज्यादा अमाउंट में आई कि बेचारा Rubisco भी पिघल गया, अब उसको ऑक्सीजन का साथ देना पड़ा। तो अगर Rubisco ऑक्सीजन का साथ देता है तो अब जो पहले सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे PGA के, अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पे 1 molecule बनेगा PGA and 1 molecule बनेगा PGA and 1 molecule बनेगा phosphoglycolate, which is a 2 carbon compound। तो phosphoglycolate कैसा कंपाउंड होता है, 2 कार्बन कंपाउंड। इसीलिए ये फोटो रेस्पिरेशन को कभी कभी C2 साइकिल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, कभी कभी C2 साइकिल। C2 साइकिल क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो कंपाउंड क्रिएट होता है इट इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्लियर, किसमें होता है फोटो रेस्पिरेशन, ऑलवेज इन C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में क्यों नहीं होता है फोटो रेस्पिरेशन, क्यों नहीं होता है भाई, बताओ। बिकॉज अभी हमने देखा था, चलो वो डायग्राम मैं आपको फिर से दिखाती हूँ अभी, बिकॉज हमने देखा था, क्या देखा था हमने देखा था कि इन दिस C4 पाथवे कॉन्स्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड इज रीजनरेटेड, कॉन्स्टेंटली। CO2 यहाँ पे कंटिन्यूसली डीकार्बोक्सिलेशन से जनरेट होती जा रही थी, तो मतलब C4 प्लांट्स में कभी भी CO2 की कंसंट्रेशन कम ही नहीं हो रही है। लेकिन C3 प्लांट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, दैट इज वाई फॉस्फोरेस्पिरेशन occurs always and always in C3 plants। क्लियर, चलें आगे, बढ़िया। In this pathway there is no synthesis of sugar। अब भैया जब PGA एक ही मॉलिक्यूल बना है उसके कारण यहाँ पे ना कोई शुगर क्रिएट हुई, नो शुगर्स, ना ग्लूकोज ना स्टार्च, कुछ भी नहीं। ATP and NADPH आर यूज्ड, बल्कि यहाँ पे शुगर्स तो हुई नहीं प्रोड्यूस, और फालतू में ATP और NADPH यूज हो गए। तब इतना फालतू खर्चा तो अपने पास है नहीं भाई कि इतने फालतू ATP तो है नहीं कि ऐसे ही खर्च कर दो कहीं भी। तो C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, बिकॉज कोई शुगर जनरेट हो नहीं रही, ना ग्लूकोज ना स्टार्च, साथ ही साथ में एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी हो जा रहा है। Hence, photorespiration is a wasteful process. It is not a useful process. It is a wasteful process. Rather, it causes the release of carbon dioxide by using ATP. नॉर्मल फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपने देखा तो आपने ये पता चला आपको कि नॉर्मली ऑक्सीजन रिलीज होती है और ATP जो होते हैं वो यूज होते हैं, तो भी किसके लिए यूज होते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन यहाँ फोटो रेस्पिरेशन में ATP यूज कर लिए, ना ग्लूकोज बनाया, और उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी करा। सो दिस इज अ वेस्टफुल बैड प्रोसेस।
ओके तो भाई अब कौन से प्लांट्स बेटर हो गए, अब तुमको एक और पॉइंट मिल गया, ऑलवेज C4 प्लांट्स आर बेटर बिकॉज C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता. इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर because they can increase CO2 concentration at this enzyme site because उसमें continuously CO2 की concentration हमेशा बढ़ती जाती है. This take place when C4 acid from the mesophyll cell is broken down into the bundle sheath cells to release CO2. This minimizes the oxygenase activity of rubisco. अब आप बोलोगे मैम रुबिस्को तो यहाँ भी प्रेजेंट था, जो अभी आपने डायग्राम देखा था जिसमें बंडल शीथ सेल्स थी नीचे ऐसे और ऊपर यहाँ मेसोफिल सेल्स थी. तो यहाँ पे जो ये नीचे वाली सेल्स थी बंडल शीथ सेल्स और ये थी मेसोफिल सेल्स, यहाँ पर C3 साइकिल चलेगी और यहाँ पर C4 साइकिल चलेगी. लेकिन यहाँ पर रुबिस्को अपनी एक्टिविटी नहीं शो कर पा रहा है ऑक्सीजनेस के साथ, मतलब यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं कर पा रहा है. वो क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज जब C4 एसिड मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आता है और वो टूटता है इनटू 3 कार्बन वाला 3 कार्बन, तो यहाँ पे जो रिलीज होती है वो होती है CO2. कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2. तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कि CO2 की कोई कमी हो. C4 एसिड यहाँ बनता है मेसोफिल सेल में, बंडल शीथ सेल्स में आता है, टूटता है, एक CO2 रिलीज करता है, इसीलिए CO2 इज सफिशिएंट इन C4 प्लांट्स. कहानी क्लियर? समझ में आ गई बात? बड़ी बड़ी कहानी थी, बड़ी बहुत बड़ी. चलिए, due to lack of photorespiration, productivity and yields are better in C4 plants. In addition, these plants show tolerance to high temperature. तो C4 plants क्यों बेटर है, पूरी कहानी हमने देखी. क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता तो इसीलिए उनकी यील्ड ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए C4 प्लांट्स आर बेटर देन C3 प्लांट्स. लेकिन अब कोई पूछ रहा है कि भाई C4 क्या है, हैच एंड स्लैग पाथवे, ठीक है, क्या हैच एंड स्लैग पाथवे में C3 साइकिल या कैल्विन पाथवे होगा? तो नो नहीं बोलना है, हमेशा यस बोलना है. C3 अकेले हो सकता है, C4 जो प्लांट्स होंगे उनमें C4 साइकिल के साथ साथ में C3 भी हमेशा हमेशा के लिए होगी. एंड हियर इज द डिफरेंसेस फॉर यू. देयर आर सम मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स. चलो कंपेयर करते हैं. पूरा रिविजन है तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस खत्म हो चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइट फेज एंडिंग विद द डार्क फेज. किस फेज में क्या सिंथेसाइज हुआ, कहाँ कैसे यूज हुआ, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू. अब जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, छोटू सा टॉपिक. उसके पहले समराइज कर लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट. चलो, फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल. कहाँ होता है भैया? मेसोफिल सेल में होता है C3 प्लांट्स में. एंड मेसोफिल सेल्स में तो होता ही होता है, साथ में यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं. तो C3 cycle occur in mesophyll cell. C4 cycle also occur in mesophyll cell, but bundle sheath cells are also involved. Now second, Kranz anatomy यहाँ नहीं होती. Kranz anatomy भैया नहीं होती ना, नहीं होती Kranz anatomy. और यहाँ पे Kranz anatomy C4 में present होती है. In C3 मेन एक्सेप्टर कौन होता है? मेन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर RUBP. RUBP is a 5 carbon molecule, is the primary CO2 acceptor. और अगर हम C4 में बात करते हैं तो हेयर इट इज PEP, 3 कार्बन एक्सेप्टर. तो 3 कार्बन का एक्सेप्टर PEP प्रेजेंट होता है C4 प्लांट्स में और C3 में प्रेजेंट होता है RUBP विच इज द 5 कार्बन कंपाउंड. 3PGA और 3 कार्बन कंपाउंड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट. तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पे बनता है 3PGA, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कार्बन कंपाउंड PGA. और यहाँ क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए उसको C3 बोलते थे और इसको C4 बोलते थे. क्लोरोप्लास्ट आर ओनली ऑफ वन टाइप. यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इन C3 प्लांट्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट हेयर, क्लोरोफिल आर डायमॉर्फिक ग्रैनल इन मेसोफिल एंड ए ग्रैनल इन बंडल शीथ. तो भैया यहाँ पे दो टाइप के क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं. आप सिर्फ इतना याद रखो, इन C3 प्लांट देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इन C4 प्लांट्स देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लियर दीज डिफरेंसेस? सम मोर डिफरेंसेस. फोटो रेस्पिरेशन लॉसेस हाई. तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता. हाई CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट, लो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट. CO2 का वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट चाहिए, यहाँ पे मिनिमल या लो अमाउंट में भी काम चल जाएगा.
ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे टेम्परेचर कम, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर C4। एंड इन C3 फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी इज लो, बिकॉज वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, इसलिए अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट इज वाई प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई। एग्जाम्पल्स अगर C3 की बात करते हैं तो राइस, wheat, bean, potato, all these are example of C3 plants. And if we talk about C4 plants, तो maize, sugarcane, and क्या है, amaranth and sorghum. These are the example of C4 plants. Okay, clear? Am I clear to you? So that is it for today. अगर कोई भी डाउट है C4 में तो भैया पूछ लेना। बड़ा सा टॉपिक है, दिखने में खतरनाक है, सिर्फ दिखने में, और जो देख के बैक ऑफ कर देगा उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पढ़ लेना, खुश रहना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और नहीं तो वीडियो को जल्दी से कर देना लाइक, इतना तो कर ही देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।